वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 की क्लास में स्वागत है। पेपर 1 में अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कर रहे हैं। जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक शामिल है उसी टॉपिक्स को हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में से कर सकते हैं कि कंक्लूड करके आप सभी के बीच लाने का प्रयास किया है। और ये सभी जो प्रश्न मैं आप सभी को के बीच शेयर कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए गए। झारखंड में किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में ये आए हुए प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बस अंतर होगा एमसीक्यू में मिलेंगे। तो यहाँ चलिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट इसको देखेंगे। इसके साथ ही जहाँ पे जरूरत होगा इसका डिटेल में डिस्कशन भी किया जाएगा ताकि आपको अलग से फिर क्लासेस ना करना पड़े। क्लासेस करने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी आपकी। तो चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को रेडी करते हैं आप सभी के लिए। पहला आप देख पा रहे होंगे, संविधान में मूल कर्तव्यों, संविधान में मूल कर्तव्यों जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए, यानी किस समिति के सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया कि लोगों को मूल अधिकार दिया गया है, अब लोगों के मूल कर्तव्य भी तो होने चाहिए। संविधान के प्रति उनके क्या कर्तव्य हो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। इसकी संख्या कितनी है? 11। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। इसे संविधान में शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल जो स्टार्टिंग में होता है, उद्देशिका भी इसको कहते हैं, उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? संशोधन सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। सिर्फ और सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम जो हमारा आज राज्य है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम पहले हमारा राज्य नहीं हुआ था, 22वां राज्य घोषित किया गया। कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम जो राज्य बना है कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी केंद्र और राज्य के बीच संबंध के लेकर। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, इसी पर कह सकते हैं सलाह देने के लिए एक आयोग बनाया गया था, सरकारिया आयोग। यानी सरकारिया आयोग का संबंध क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेकर इनका काम था। अगला, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जो आपको मिला है, को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? फंडामेंटल राइट को निलंबित कौन कर सकता है? सस्पेंड कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही आपके फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को वो निलंबित कर सकती है और कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? जैसे हमने पहले ही आपको डिस्कशन में कर दिया कि कब शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। किसके शासनकाल में? श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? योजना आयोग का गठन हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया, ये संविधान में नहीं था ना। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर इसका गठन कर दिया गया था उस समय। ऐसा नहीं है कि संविधान में ही इसे शामिल, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आते हैं कौन से निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय नहीं है, तो योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसे सिर्फ मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर ही इसे बना दिया गया था। और उसके स्थान पर अभी क्या आ गया है? नीति आयोग, वो भी मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही बना है, उसके लिए भी संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको किसने प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट है ना, रूप से निर्वाचित किया? तो किसने किया? जनता ने नहीं किया था। संविधान सभा के जितने मेंबर थे, प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य थे, वर्तमान में आप अगर राज्यसभा के चुनाव को समझ रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति से उनका चुनाव कौन करते हैं? उनको कौन चुनते हैं?
यानी प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के एमएलएस हैं वो राज्यसभा मेंबर को चुनते हैं। जैसे झारखंड में 6 सीट है राज्यसभा के लिए। इन 6 सीटों के लिए क्या पब्लिक भाग लेती है, जनता वोट देती है? नहीं। राज्यसभा की जो 6 सीटें हैं झारखंड में, इनमें इनका चयन कौन करती है? यहाँ के जो एमएलए है, एमएलए है ना, यहाँ के जो एमएलए है वो वोटिंग करते हैं और इनका चयन करते हैं। उसी प्रकार से हम इसी पैटर्न को आप समझें, प्रांतों में विधानसभा चुनाव हो गए थे, तो प्रांतों की विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य थे, इन्होंने ही विधानसभा के संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया था वोटिंग के माध्यम से, और सभी राज्यों को अलग-अलग कोटा मिला था। इस राज्य के संविधान सभा में इतने लोग जाएँगे, है ना? और इस राज्य के इतने लोग जाएँगे, ऐसे ही प्रोविजंस कर दिया गया था जनसंख्या के आधार पर। आप से पैटर्न सीधे राज्यसभा वाला पैटर्न समझ जाएँ, आपको सेम टू सेम पैटर्न उस समय भी वही था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका 368। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, आर्टिकल 368। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज 1992, पंचायती राज 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी पंचायतों के संबंध में प्रावधान के लिए एक अलग से अनुसूची बना दी गई है, तो वो हमारी 11वीं अनुसूची है। और इसके बाद जो बनाएगी 12वीं, वो किस में है? वो हमारा नगर पंचायत को लेकर है ना, नगर पालिका सभी है उसमें, शहरों के लिए। और ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची, और 12वीं जो है वो नगर पंचायत को लेकर है ना, 12वीं हो गया नगर पंचायत को लेकर शहरों के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व राज्य के ये भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में किसका प्रावधान है? राज्य के निर्देशक तत्वों का, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भाग 4 में है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? फिर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए आपका अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है। संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और सिर्फ एक बार आज तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, फिर अभी तक नहीं हुआ है। कौन संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे? अस्थाई सदस्य थे, यानी अस्थाई सदस्य की जगह ज़्यादा यहाँ पर सुटेबल लगा, अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष भी कुछ दिन के लिए बने थे, वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ अगर पूछा जाएगा अस्थाई की जगह यहाँ अगर अस्थाई दे देगा, है ना, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनके कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के पहले अस्थाई थे ये, और फिर राजेंद्र प्रसाद जब आ गए तो ये अस्थाई अध्यक्ष बन गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए वहाँ की संसद से जो एक्ट पारित किया गया था, कब? तो जुलाई 1947 में, और अगस्त में भारत को आज़ादी मिल गई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? जुलाई 1947 में पारित हुआ था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए इसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। साथियों, थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो इसके चलते आपको थोड़ा परेशानी हो रही होगी, आवाज़ कुछ अजीब आ रहा है अभी सर्दी के कारण, लेकिन फिर भी मैं क्लास को कंटिन्यू रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम जो आपका नज़दीक है उसमें कोई विघ्न बाधा, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसको इग्नोर करते हुए आप क्लासेस को जारी रखिएगा, उम्मीद यही करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। भारतीय संविधान देखिए 1950 में लागू हुआ, और तुरंत एक साल के बाद इसमें संशोधन कर दिया गया। पहला संशोधन 1951 में ही हो गया, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और इसका विषय क्या था? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित इनका कह सकते हैं
ये पहला जो संशोधन किया गया भूमि सुधार से संबंधित था। और कब किया गया? 1951 में, जस्ट 1 साल के बाद। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को, जैसा मैंने कहा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया है मूल कर्तव्यों को। कब? 1976 में। लेकिन किस देश के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, वहीं से लिया है। अनुच्छेद 368 368 संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है, क्या 368 जो संशोधन करने का प्रावधान देता है उसमें भी संशोधन हो सकता है? तो हाँ, संशोधन हो सकता है। तो कैसे होता है? उसमें आपको संसद का विशेष बहुमत, मतलब संसद का 2/3 बहुमत तो चाहिए ही। इसके अलावे कम से कम आधे से अधिक राज्यों का भी अनुसमर्थन आवश्यक है, मतलब वहाँ की विधानसभा द्वारा भी उसे समर्थन लेना पड़ेगा। आधे से अधिक राज्य बोले तो जैसे अभी हमारे 28 स्टेट्स है इंडिया में, तो उसमें आपको आधे से अधिक मतलब 15 राज्य, कम से कम 15 राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। लेकिन 368 जो अनुच्छेद है उसमें भी अलग-अलग तरह के संशोधन की प्रक्रिया है। तो जो विशेष है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्या है, उनमें इस प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, वैसे जनरल वाले में नहीं। तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। इसका राइट आंसर यही होगा, सभी संशोधनों को नहीं। अब संविधान संशोधन को अगर अलग से करेंगे तो इसके लिए एक अलग क्लासेस आपके लिए कर दिया जाएगा कि कौन-कौन सा में विशेष बहुमत चाहिए, किसमें नहीं चाहिए। अगला है लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु, यानी लोकसभा का अगर आपको एमपी बनना है तो आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी हो जाएगी? अगर राज्यसभा के लिए पूछेगा तो 30 वर्ष। राज्यसभा में 30 साल चाहिए, वहाँ ज़्यादा अनुभवी लोग होते हैं। 101 राज्य के नीति निषेधक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटीसा का। क्योंकि नीति निषेधक तत्व में एक आइडियल देश की कल्पना की जाती है और राज्य वैसा करने का प्रयास करती है, लेकिन राज्य अगर वैसा नहीं भी कर पाती है तो ये उस पर बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है नीति निषेधक तत्व एक ऐसा चेक है, पब्लिक को दिया गया चेक, लेकिन इसका भुगतान तभी किया जाएगा जब उनको उस अनुसार सुविधा होगी। तो ये कथन है केटी शाह का। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु है 35। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, जबकि यहाँ राष्ट्रपति में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। जबकि उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी लेते हैं और राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति में वो भी नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, 85 के तहत। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी है, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही वो भंग कर सकते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक पेश नहीं किया सकता तो राज्यपाल, यानी धन विधेयक को अगर पेश करना होगा तो राज्यपाल की पूर्वानुमति चाहिए। इसी प्रकार अगर केंद्र में संसद में अगर आपका लोकसभा या राज्यसभा में धन विधेयक को पेश करना होगा तो वहाँ पर किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की। अगर संसद का मैटर आएगा कि लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाएगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार कराता है और उसी को राष्ट्रपति बस पढ़ देते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? कम से कम 2 बार। कम से कम 2 बार, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? जैसा आप सभी अवगत हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें निर्धारित की गई है जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की गई है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो यूपी की। तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश ही होगा, दोनों में आगे उत्तर प्रदेश है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है?
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? ये 7वीं अनुसूची में। संविधान में जो जैसे मैंने कहा 12 अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची का विषय क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, इसी से संबंधित है। अगला है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व मैंने पहले ही कहा जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी वहाँ पे उसको उतनी सीटें मिलेगी। नेक्स्ट, राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का और कितना है? तो जैसे पहले कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश को मिली हुई है क्योंकि उसकी आबादी ज़्यादा है, और राज्यसभा में यहाँ पर 31 सीट मिली है। राज्यसभा में यूपी कितने लोगों को भेजती है? 31 लोगों को भेजती है। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी लोकसभा राज्यसभा के अलावे राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो इनके वोटर होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? कैग के कर्तव्य और शक्ति, प्रश्न समझिएगा, अगर सिर्फ कैग की नियुक्ति के बारे में प्रावधान पूछा जाएगा तो 148 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा गया क्या, कैग का क्या कर्तव्य है और इनके क्या पावर्स है, इसके लिए आर्टिकल 149 हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद में दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता के बारे में उपबंध है? संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? यानी दल बदल से संबंधित एक अनुसूची बना दी गई है, 10वीं अनुसूची, कि पार्टियां पर जो नेता जीत कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, इन पर रोक लगाने के लिए एक दल बदल कानून बनाया और उसे फिर अनुसूची में बनाकर डाल दिया गया 10वीं अनुसूची में, दल बदल को रोकने के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपात उपबंध जर्मनी। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। जैसे कि यहाँ पर आपका 352, 356, 360 आर्टिकल जो है देश में आपात उपबंध के लिए, वो सारे प्रोविजन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। यहाँ केंद्र का शासन चलता है राष्ट्रपति के नेतृत्व में, लेकिन वहाँ पर भी उनका एक एजेंट बिठाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कहा जाता है उनको। लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में से राज्यसभा के कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, इसमें राज्यसभा के 7 होते हैं और लोकसभा के 15 होते हैं। याद रखिएगा 15 और 7 का रेशियो चलता है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो 15 और 7 क्रमशः होते हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो जी हाँ, जिस प्रकार मैंने कहा यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, तो यूपी का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यहाँ पे कुल 7 मेंबर थे। सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वचन होते हैं? तो इनके 3 वचन होते हैं। तो आपका आज क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर का ये जो सिलसिला था खत्म हो गया साथियों, ये अंतिम प्रश्न था। आज भी हम लोगों ने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया। इसी प्रकार आपके लिए लगातार क्लासेस जारी रहेगी और बहुत जल्द आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की भी क्लासेस पेपर 1 में देखने को मिलेगी, ताकि आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो सके। तो जीएफएससी पीटी जीएस पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत ज़्यादा स्वागत है। ऐसे क्लासेस में आप बने रहें और हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्लासेस को करने के लिए आपको कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि आपका जो एग्जाम्स है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जाए, बेटर कर सके, आप पीटी में निश्चित रूप से सफल हों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।